चैनल में आपका स्वागत है। जो आज का टॉपिक है वो है अंडजनन, जिसको हम oogenesis कहते हैं। अंडजनन मादा यानी फीमेल में होने वाली प्रक्रिया है और उनमें एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं और अंडाशय यानी ओवरी के अंदर ही ये प्रक्रिया संपन्न होती है। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कि अंडजनन होता क्या है। परिभाषा क्या कहती है कि अंडजननी कोशिका, अंडजननी कोशिका यानी जिनके द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है, उसे हम अंडजननी कोशिका कहते हैं। अंग्रेजी में कहें तो oogonia। जैसे पुरुषों में क्या था, स्पर्मेटोगोनिया, शुक्रजनक कोशिकाएं। तो यहाँ पे अंडजननी कोशिकाएं जिनसे अंडाणुओं का निर्माण होता है में अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है और वो चारों कोशिकाएं क्या होती हैं, अगुणित होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। अर्धसूत्र, अर्ध माने आधा, यानी जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है के बाद अंडाणुओं का निर्माण होता है। परिभाषा क्या कर रही है, अंडजननी से अर्धसूत्री विभाजन के बाद अंडाणुओं का निर्माण होता है और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंडजनन oogenesis कहते हैं। प्रक्रिया एकदम साफ है, लेकिन इनकी विशेषताएं क्या हैं, यह किस तरीके से शुक्राणु जनन से अलग होती हैं, इसको हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ आपको फिगर ये बना हुआ है, यह एक फिगर है जिसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। किस तरीके से oogenesis की प्रक्रिया होती है, यानी किस तरीके से अंडजननी कोशिका से अंत में अंडाणु का निर्माण होता है, इसको हम समझेंगे। साथ में अंडाणु के चारों तरफ एक फॉलिकल का निर्माण होता है, एक पुटक का निर्माण होता है, उसको हम इस तरीके से इस फिगर में देखेंगे। यहाँ 2 फिगर हैं, तो दोनों में विभेद समझ लेते हैं कि जिससे अंडाणुओं का निर्माण होता है वो अलग है और साथ में अंडाणुओं को पोषण प्रदान करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उनको हार्मोन्स देने के लिए एक अलग ग्राफ चलता है। उसके चारों तरफ एक फॉलिकल, एक सुरक्षा कवच बनता है, उसका एक अलग अलग ग्राफ है, उसके अलग अलग स्टेजेस हैं, इसको हम समझेंगे डिटेल में। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से चलेंगे और एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। अब अगला जो पॉइंट है, अंडजनन की शुरुआत भ्रूण के विकास के साथ हो जाती है। यानी ये लाइन क्या कह रही कि जब भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियो का विकास होता है, तभी उसके अंदर अंडजनन शुरू हो जाता है। इस बात को समझते हैं कि जब बच्ची यानी जो फीमेल पैदा होगी, जब वो अपनी माँ के पेट में रहती है, तो माँ के पेट के समय जब उसके शरीर का विकास होता है, जब उसमें अंडाशय बनने लगता है, ओवरी बनने लगती है, उसी समय ही अंडाणु जो अंडजनन कोशिकाएं होती हैं oogonia, उनका निर्माण होने लगता है। ध्यान से समझिएगा कि जब वह बच्ची अपने माँ के पेट में रहती है, उसी समय अंडजननी कोशिकाएं oogonia बनने लगती हैं और बनने के बाद होता क्या है, प्रत्येक भ्रूणी अंडाशय में लाखों मात्र युग्मक कोशिका, यानी उनमें 2 ओवरी होती है और प्रत्येक ओवरी में लाखों की संख्या में जो मात्र युग्मक कोशिका, यानी वो कोशिकाएं जो युग्मक बनाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अंडजननी कोशिका oogonia का निर्माण हो जाता है। जब वो लड़की अपने माँ के पेट में विकसित हो रही है, 9 महीने तक बनेगी, तब तक दोनों अंडाशय में लाखों की संख्या में oogonia का निर्माण हो जाता है। सीधी सी बात। फिर क्या होता है, लड़की के जन्म के बाद अंडजननी कोशिका या oogonia का विकास या निर्माण नहीं होता है। विकास होता है, निर्माण नहीं होता। अब जैसे बच्ची पैदा हो गई, अब उसके ओवरी में किसी भी प्रकार की अंडजननी कोशिकाएं नहीं बनेंगी, कोई भी नहीं बनेगी। जो भ्रूण के समय बन गई, विकास के समय बन गई, बस वही संख्या रहेगी, उसके बाद अंडजननी कोशिकाएं नहीं बनती। यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अंडजननी कोशिका जो होती है oogonia में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की पूर्वावस्था फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट में पहुंचकर रुक जाती है। अब इस लाइन को समझते हैं कि जब वो बच्ची पैदा हो गई और उनमें जब oogonia आगे विभाजन करना है, इसको कौन सा विभाजन करना है, अर्धसूत्री विभाजन करना है। तो अर्धसूत्री विभाजन के समय होता क्या है कि वह oogonia एक स्टेज पे, एक प्रोसेस पे जाके, एक लेवल पे जाके रुक जाती है। अब वो कहाँ रुकती है, इसको समझते हैं। होता क्या है कि मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन को हम 2 फेजों में डिवाइड करते हैं। फिगर में देखिएगा, मियोसिस को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक मियोसिस फर्स्ट और दूसरा मियोसिस सेकेंड। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, सेकेंड। अब जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसको भी हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं।
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसी तरीके से मियोसिस सेकेंड को भी हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब होती क्या है कि ऊगोनिया जब वो बच्ची जन्म लेती है तो उस समय ऊगोनिया में डिवीजन शुरू होता है, अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है। लेकिन सभी कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन यानी फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट यानी पूर्वावस्था के प्रथम चरण में आके रुक जाती हैं। और जो कोशिकाएं आके रुक जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अंडक यानी प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes वो कोशिकाएं होती हैं जो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट पे आके रुक गई। फिगर में समझते हैं, ये ऊगोनिया है। ऊगोनिया में क्या होता है, माइटोसिस होता है तो वो अपनी संख्या बढ़ाती हैं, 2 कोशिकाएं बन गई। अब इसमें मियोसिस शुरू हुआ। जैसे ऊगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन, फिगर में देखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में गया तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अंडक, प्राइमरी oocytes। अब प्राइमरी oocytes बन गई। ये क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, इनमें भी 46 गुणसूत्र पाया जाता है। अब ये रुक जाएंगी, सारी कोशिकाएं जो लाखों कोशिकाएं थी वो रुक गई। अब कब ये कोशिकाएं आगे के स्टेप में चलेंगी, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज कब चलेंगी, वो तब चलेंगी जब उस लड़की में क्या आ जाएगी, यौनावस्था, किशोरावस्था, प्यूबर्टी। जब वो किशोरावस्था में आएगी तो उसमें फिर यह जो अर्धसूत्री विभाजन रुका हुआ है वो फिर कंटिन्यू होता है। आगे हम समझते हैं। प्राथमिक अंडक प्राइमरी oocytes के चारों ओर कणिका में ग्रेनुलोसा सेल्स घेर लेती हैं। इस संरचना को हम प्राथमिक पुटक या प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। हुआ क्या, अब इस फिगर को भी साथ में हम समझते हैं। जैसे प्राइमरी oocytes बन गया, कहाँ बन गई, ओवरी में बन गई, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में रुक गई। जैसे रुक गई उसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा कणिका में कोशिकाएं घेर लेंगी, और जैसे उसको कणिका में कोशिकाएं घेर लेती हैं इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स। जब इसको घेर लेती हैं तो अब ये संरचना अंदर तो वही है, प्राइमरी oocytes, लेकिन जब कणिका में कोशिकाएं भी इसको चारों तरफ से घेर लेती हैं तो एक फॉलिकल का निर्माण बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, प्राथमिक पुटक। यहाँ ये कंसेप्ट, परिभाषा समझ में आ गई कि जब प्राथमिक अंडक को कणिका में कोशिकाएं ग्रेनुलोसा सेल्स घेर लेती हैं तो उसी को हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं या प्राथमिक पुटक कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे समझते हैं। यौनावस्था, प्यूबर्टी तक पहुँचते पहुँचते जब लड़की 13 से 15 साल के बीच में आ जाएगी, यौनावस्था या किशोरावस्था में आ जाएगी, तो अंडाशय में केवल 60 से 70 हज़ार प्राथमिक पुटक ही शेष बचते हैं। होता क्या है, अब जब लड़की यौनावस्था तक आई, जिस समय जब वो पैदा हुई थी तो उसके अंडाशय ओवरी में लाखों की संख्या में क्या थी, हमारी ऊगोनिया थी। लेकिन जब वो यौनावस्था तक आती हैं तो धीरे धीरे वो क्या होती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, और प्रत्येक अंडाशय में केवल 60 से 80 हज़ार ही प्राइमरी oocytes बचती हैं, बाकी डिसअपीयर हो जाती हैं। ये बहुत कंसेप्ट की बात है कि पहले क्या हुई थी, लाखों बनी थी ऊगोनिया, लेकिन जब वो किशोरावस्था तक आती है तो केवल 60 से 80 हज़ार बचती हैं। अब होता क्या अगले चरण में, प्राथमिक पुटक और अधिक ग्रेनुलोसा सेल। अब ये जो प्राथमिक है, प्राइमरी फॉलिकल है, इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल और इकट्ठी होती चली जाएंगी, और जब और इकट्ठी होती चली जाएंगी साथ में और एक प्रावरक स्तर, प्रावरक मीन्स जिसको हम थीकल लेयर कहते हैं, एक थीका लेयर, एक प्रावरक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस फिगर में देखिएगा। अब ये जैसे यौनावस्था में आए, 13-14 साल की हुई, उसमें ग्रेनुलोसा सेल्स की संख्या बढ़ गई। देखिएगा यहाँ एक ही लेयर थी, यहाँ कई ग्रेनुलोसा सेल्स उसको घेर लेती हैं, किसको, प्राइमरी oocytes को, और साथ में इसके ऊपर एक प्रावरक थीकल लेयर यानी थीका की एक लेयर बन जाती है। अब यहाँ पे इसका नाम बदल जाता है। अब इस संरचना को, जो कि प्राथमिक oocytes को ली हुई है, अब इस संरचना को हम क्या कहते हैं, द्वितीय पुटक कहेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। तो होता क्या है कि जब प्राथमिक पुटक और अधिक ग्रेनुलोसा सेल और एक प्रावरक थीकल लेयर से घिर जाती है तो अब इसे हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि जब ये प्राथमिक अंडक बन गई तो इसमें पहले एक लेयर घेरती है, कुछ कोशिकाएं घेरती हैं ग्रेनुलोसा की, तो उसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब यौनावस्था शुरू हो जाती है तो उसी
जो oocytes होती हैं प्राइमरी oocytes में ग्रेनुलोसा की संख्या बढ़ जाती है, साथ में उसके ऊपर एक थीका की मेम्ब्रेन बन जाती है। तो इस तरीके से अब इसको क्या नाम देते हैं, द्वितीय पूटक, सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। तो यहाँ तक समझिएगा कि ये जो प्राथमिक अंडक है अब वो यहाँ पे इस फॉलिकल के अंदर है। अब इसको हम नाम क्या दिए, सेकेंडरी। यानी सेकेंडरी फॉलिकल में एक तरल से भरी एक गुहा बनती है। यानी गुहा माने कैविटी, एक स्थान बनता है, उसमें एक तरल भरा रहता है जिसे हम ग्रहवर या एंट्रम कहते हैं। तो हुआ क्या, ये द्वितीय पुटक था। अब इसमें क्या हुआ कि किसका निर्माण हो गया, ग्रहवर। ग्रहवर यानी एंट्रम का निर्माण हो गया और इस एंट्रम में भरा हुआ क्या, एक लिक्विड भरा हुआ है। अब उसके साथ क्या परिवर्तन होता है द्वितीय फॉलिकल में, थीका लेयर। थीका लेयर यानी ये जो बाहर की लेयर थी जो इस फॉलिकल को कवर की हुई है, ये थीका लेयर कहलाती है। थीका लेयर दो भागों में विभाजित हो जाती है। ये जो थीका लेयर है अब ये मोटी हो जाती है और मोटी होने के साथ दो भागों में विभाजित हो गई। कौन सी, एक जो बाहर की तरफ बाह्य प्रावरक जिसको हम थीका एक्सटर्ना कहते हैं, तथा अंदर की तरफ जिसको अंतर प्रावरक यानी थीका इंटरना। तो हुआ क्या कि दो भागों में विभाजित हो गई। कौन सी, अंतर प्रावरक स्तर थीका इंटरना लेयर और बाह्य प्रावरक थीका एक्सटर्ना लेयर। देखिएगा यहाँ पे थीका एक्सटर्ना है और थीका इंटरना। तो हुआ क्या कि सेकेंडरी फॉलिकल में और परिवर्तन होता है, एक गुहा बन जाती है जिसको एंट्रम कहें, और उसमें उसके साथ साथ जो थीका लेयर होती है वो मोटी होकर दो भागों में विभाजित हो गई, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। अब इस संरचना को हम क्या कहते हैं, तृतीय पुटक, टर्सरी फॉलिकल। तो याद समझिएगा कि जब गुहा बन जाए, थीका लेयर मोटी होकर दो स्तर में बदल जाए तो उसको हम अब क्या कहेंगे, टर्सरी फॉलिकल या तृतीय पुटक कहेंगे। अब उसके आगे क्या होता है, अब ध्यान से समझिएगा। अभी तक यहाँ पे जैसे हम आ गए, यहाँ पे एक घटना पूरी हो जाती है। वो क्या कि इसी समय प्राथमिक अंडक, जो प्राथमिक अंडक यहाँ पे था वो रुका हुआ था, अब यौनावस्था शुरू हो गई। अब ये प्रोसेस आगे बढ़ गया, मियोसिस पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूरा हो जाता है। यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट पूरा हो गया। ग्राफ में देखिएगा कि जैसे मियोसिस फर्स्ट शुरू होती है, चार अवस्थाएं आई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो वो 13 साल के पहले जब बच्ची पैदा हुई तो सभी ओगोनिया किस में फंस गई, वो फंस गई प्रोफेज फर्स्ट में, जिनको हमने क्या कहा, प्राइमरी oocytes। अब जैसे टर्सरी फॉलिकल बना, ये क्या करते हैं, 13 साल के बाद, किशोरावस्था के बाद अर्धसूत्री विभाजन को पूरा कर लेती हैं, और जैसे पूरा करती हैं तो अब प्राथमिक अंडक से द्वितीय अंडक बनता है, यानी सेकेंडरी oocytes का निर्माण होता है। साथ में एक महत्वपूर्ण बात, विभाजन के बाद दो कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन यहाँ जो दूसरी बनती है वो कोशिका नहीं बनती, उसको हम प्राथमिक ध्रुवीय पिंड, प्राइमरी पोलर बॉडी कहेंगे। इस ध्रुवीय पिंड के बारे में अभी तक विज्ञान को नहीं पता कि आगे चल के ये विभाजित हो जाती हैं कि नष्ट हो जाती हैं, इनका क्या क्या रोल होता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हुआ क्या, जैसे अर्धसूत्री विभाजन पूरा हुआ तो सेकेंडरी oocytes बनी, साथ में प्राथमिक ध्रुवीय पिंड, प्राइमरी पोलर बॉडी का निर्माण हो गया। अब ये क्या कहलाते हैं तब तक, तृतीय पुटक। देखिएगा यहाँ पे जो प्राइमरी oocytes था अब किस में बदल गया, सेकेंडरी oocytes में। अब इस फॉलिकल, इस पुटक की संरचना का नाम बदल जाएगा। क्यों, कुछ समय बाद जैसे ये बदलाव आ गया, अब इसमें क्या बन गए, सेकेंडरी oocytes बन गई। तो अब तृतीय पुटक एक विकसित ग्राफी पुटक में बदल जाता है, जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। या बदल के जो टर्सरी फॉलिकल है अब पूरी तरीके से एक विकसित ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाएगी। तो यह जो आप संरचना देख रहे हैं ये पूरी तरीके से विकसित हो गई है। इसमें एंट्रम आपको दिखेगा, ग्रेनुलोसा की लेयर रहेगी, थीका रहेगा, और उसी समय जो सेकेंडरी oocytes यानी मियोसिस फर्स्ट पूरा हो गया, अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो गया। एक चीज़ और होता है क्या कि द्वितीय अंडक जो सेकेंडरी oocytes है उसके देखिएगा ये लेयर मोटी हो गई, उसके बाहर वाली, उसके ऊपर एक मोटा आवरण बन जाता है। जो द्वितीय अंडक होता है, सेकेंडरी oocytes है, इसके चारों तरफ एक झिल्ली बन जाती है, और वो कैसी झिल्ली होती है, जो पारदर्शी अंडावरण कहलाती है, जोना पेलुसिडा। इसके चारों तरफ, यानी जब ग्राफियन फॉलिकल बनी
तो जो सेकेंडरी oocytes है, अंदर सेकेंडरी oocytes है, यहाँ पे देखिएगा अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है तो क्या बनता है, द्वितीय अंडक यानी सेकेंडरी oocytes बनती है, साथ में प्राथमिक ध्रुवीय पिंड ये बनते हैं। तो जैसे ये सेकेंडरी oocytes बना, इसके ऊपर एक लेयर मोटी बन जाती है, यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे एक मोटी लेयर बन जाती है जिसको पारदर्शी अंडावरण कहेंगे या इंग्लिश में कहें तो जोना पेलुसिडा। अब ये जैसे लेयर बन जाती है, फिर क्या होता है कि एक निश्चित समय के बाद ग्रेफियन फॉलिकल फट जाता है और जब वह मेस्ट्रुअल साइकिल की उस अवस्था में पहुंचता है जबकि अंडोत्सर्ग होना है या इस ग्रेफियन फॉलिकल को फटना होता है, तो जैसे ये फट जाती है तो जो सेकेंडरी oocytes था, द्वितीय अंडक था, ये बाहर आ जाता है इस ग्रेफियन फॉलिकल से। होता क्या है, एक निश्चित समय के बाद ग्रेफियन फॉलिकल फट जाती है और जिससे द्वितीय अंडक सेकेंडरी oocytes क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया को हम अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है अंडोत्सर्ग क्या होता है, तो अंडोत्सर्ग क्या होता है कि जब ग्रेफियन फॉलिकल विकसित हो गई, कंप्लीट हो गई, तो उसी समय यह क्या कर जाती है, एक निश्चित समय में फट जाती है और जो सेकेंडरी oocytes है अब वो बाहर आ जाता है। अब होता क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल का क्या होता है इसको समझते हैं। देखिएगा कि जैसे क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हुआ, द्वितीय अंडक थे अब वो बाहर आ गए। अब ये बाहर आ गए, अब यह जाएगी कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी नलिका में जाएगी। अब यह आगे चल के निषेचन की प्रक्रिया पूरी करेगी। साथ में जो द्वितीय अंडक है यह निषेचन के लिए चला गया, लेकिन यह जो ग्रेफियन फॉलिकल का शेष बचा हुआ भाग है वो थोड़े समय में एक इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में बदल जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथ के रूप में बदल जाता है, जिसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम क्या होता है कि ग्रेफियन फॉलिकल का बचा हुआ कोशिकाओं का भाग को हम क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम। और ये जो सेकेंडरी oocytes बाहर गया, अब वो ग्रेफियन फॉलिकल से टूट के बाहर गया, अब वो जैसे जाएगा, अगर उस समय निषेचन की प्रक्रिया होती है, मैथुन की क्रिया होती है और स्पर्म आ जाते हैं, यानी वह गर्भाशय से होते हुए शुक्राणु कहाँ तक चले जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाते हैं, तो वो सेकेंडरी oocytes को क्या होता है, चारों तरफ से घेर लेते हैं। और जब घेर लेते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न करना चाहते हैं। और जैसे वो अंडाणु, ये द्वितीय जो अंडक है, सेकेंडरी oocytes है, जैसे कोई शुक्राणु उसके अंदर भेद के जाता है जोना पेलुसिडा के लेयर को, तो वह द्वितीय जो अर्धसूत्री विभाजन दूसरा था वो शुरू हो जाता है। और जैसे अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड शुरू होता है तो ये जो सेकेंडरी oocytes है वो दो कोशिकाओं में फिर बढ़ जाता है। एक क्या कहलाता है, उसको हम अंडाणु कहते हैं, ओवम कहते हैं, और दूसरा क्या बनता है, द्वितीय ध्रुवीय पिंड, जिसको सेकेंडरी पोलर बॉडी कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा एक पोलर बॉडी यहाँ पे बनती है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम को पूर्ण होने पे, और दूसरी जो बनती है वो जब मियोसिस सेकेंड यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड पूरा हो जाता है तो उस समय पोलर बॉडी बनती है। इनका कार्य नहीं पता। अब होगा क्या, अब ओवम जब बन गया तो जो शुक्राणु अंदर आया है, शुक्राणु केवल एक ही अंदर पहुँच पाता है, उसके बाद जोना पेलुसिडा की लेयर बहुत हार्ड हो जाती है, फिर कोई भी शुक्राणु उसको भेद नहीं पाता। अब क्या होगा, उस अंडाणु का जो, अब ये क्या हो गया, ये भी हैप्लॉइड है और यह भी संरचना जो द्वितीय अंडक होता है यह भी क्या होती है, अगुणी संरचना होती है, हैप्लॉइड होती हैं। तो अब शुक्राणु का न्यूक्लियस और अंडाणु का न्यूक्लियस मिलके निषेचन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे और इससे युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझते हैं कि जो oogonia होती है वह एक स्टेज पे आके रुक जाती है, जिसको oogonia के बाद मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में रुक जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी oocytes कहते हैं। अब यह कब फिर आगे विभाजन शुरू होता है, जब वो लड़की किशोरावस्था में आती है, 13 से 14 साल में आती है, तब वह अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है, तो उसको हम सेकेंडरी oocytes कहते हैं। उसी समय इस oocytes के चारों तरफ एक फॉलिकल बनती है जो उसको पोषण प्रदान करती है, तो उसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा लेयर बनती है और इस संरचना को हम प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। अब जब ग्रेनुलोसा की लेयर और बढ़ जाएगी और एक थीका लेयर बन जाएगी तो उसको हम सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। देखिएगा ये प्राथमिक अंडक अंदर ये फॉलिकल के अंदर सुरक्षित है। अब क्या होता है, अब टर्सरी फॉलिकल कब कहते हैं, जब उसमें एक गुहा बन जाती है जिसको गह्वर कहते हैं, एंट्रम कहते हैं, इसमें तरल भरा रहता है, साथ में जो थीका लेयर थी वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। इसको हम टर्सरी फॉलिकल या तृतीय पूटक कहेंगे। अब जब यह और समय बीत जाता है तो यह विकसित हो जाती हैं, इसको हम ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocytes है उसके
चारों तरफ एक लेयर बन जाती है जिसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। बाकी सेम संरचना होती है टर्सरी फॉलिकल की तरह। अब क्या होता है, ओलूसन होता है, अंडोसर्ग होता है। एक निश्चित समय के बाद ये जो पुटिका होती है फट जाती है और जो सेकेंडरी oocytes है वो बाहर आ जाता है। शेष भाग वो एक इंडोक्राइन की तरह काम करने लगता है, इसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब क्या होता है, ये सेकेंडरी oocyte जो होता है अब क्या करता है, मियोसिस सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन दूसरा पूरा करता है। कब? जब शुक्राणु उसमें भेद देते हैं। यदि शुक्राणु नहीं भेद पाते हैं तो क्या होता है, ये अंडाणु एक निश्चित समय के बाद 1 या 2 दिन में क्या हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है और फिर अगली प्रक्रिया मेस्टुअस साइकिल की शुरू होती है। फिर अगले महीने अगला अंडोत्सर्ग होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम अंडजनन को अच्छी तरीके से समझे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।